हेलो झारखंड बोर्ड की क्लास 12th के प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके टॉपर भैया। और आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 12th के फिजिक्स का टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाले हैं। आज का ये वीडियो आप कहीं देख लेते हैं तो आज के इसी वीडियो से आपके फिजिक्स में टोटल 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें से आपका 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हूबहू यही 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आने वाला है। हम आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 वीडियो देने वाले हैं फिजिक्स का, और बस वही 2 वीडियो से आपका फिर ऑब्जेक्टिव में 25 का 25 आने वाला है। तो उससे पहले आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें। और उससे पहले आप सबको बता दें कि मेरा हर साल हम आपको मात्र 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं और उसी में से कोई 25 क्वेश्चन हूबहू ऑप्शन के साथ आता है। ठीक है, तो आप चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जितना भी हम वीडियो बनाते हैं लगभग का PDF हम अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप में भेज देते हैं। तो आप दोनों ग्रुप में जुड़ जाइए ताकि आपको सारा PDF और सारा कंटेंट फ्री में मिल सके। और आप चाहते हैं कि भैया हम इससे भी बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, हम सब्जेक्टिव में भी फुल का फुल ऑल सब्जेक्ट में लाना चाहते हैं, तो हमारा दिख रहा होगा आप सबको यहाँ पे हमारा योद्धा गैस पेपर, जिसका प्राइस है सिर्फ कितना 99 रुपीज़। और 99 में आपको ऑल सब्जेक्ट का 5-5 सेट मिलेगा और तकरीबन 70% क्वेश्चन हूबहू हमारे इसी सेट से आने वाला है। और आपको यूट्यूब पर तो तैयारी करा ही रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हमारा ये सेट जो है वो एक तरह से एक वायरल पेपर ही है। इसी से लगभग क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आएगा। तो टारगेट टॉपर 95 ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और मॉडल पेपर के सेक्शन में जाकर आप इस गैस पेपर को खरीद सकते हैं। ठीक है, आप कहीं ऑल कोर्स में जाइएगा और अंतिम युद्ध को खरीदते हैं तो अंतिम युद्ध के साथ ये गैस पेपर हमारा फ्री है, लेकिन अंतिम युद्ध में आपको लगेगा 149। ठीक है, और 149 लगेगा तो उसमें हमारा पुराना जितना वीडियो भी होगा तो वो सब भी क्रैश कोर्स वाला वीडियो फ्री मिल जाएगा। लेकिन आप चाहते सिर्फ गैस पेपर मिले तो गैस पेपर के लिए आपको मॉडल पेपर के सेक्शन में जाना है और वहां पर आपको योद्धा गैस पेपर को मात्र 99 रुपीज़ में खरीद लेना है। ऑल सब्जेक्ट का 5-5 सेट सिर्फ 99 में। ठीक है, देखिए अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे प्यारा सा क्वेश्चन की तरफ। इसमें से हम देखने वाले टोटल 100 MCQ और इसी में से आपका 20 MCQ एग्जाम में कंफर्म आएगा। ठीक है, फिर हम और 100 क्वेश्चन बताएंगे सेकेंड वीडियो में, उससे जो बचेगा 4-5 क्वेश्चन वो उस पेपर से आ जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग के सामने देख सकते हैं यहाँ पे टोटल, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो हम लोग के सामने है, आपको हम पहले बताएंगे ये 25 क्वेश्चन जो भी बताएंगे ना अभी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ रहेगा। ठीक है, स्टार्टिंग का 25 क्वेश्चन थोड़ा सा टफ रहेगा, उसके बाद वाला जो 25 क्वेश्चन आएगा वो पूरा इजी रहेगा। तो हम हर एक प्रकार का क्वेश्चन लिए हैं, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना जब तक आपका भाई आपके साथ खड़ा है। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग के सामने पहला क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है ये। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 कूलम ऑफ चार्जेस, यानी कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो ये तो बच्चा को याद रहता है, सबको रट लीजिएगा कि 6.25 × 10⁻18 इतना इलेक्ट्रॉन्स होता है 1 कूलम आवेश में। तो भैया नहीं, निकाल के बताइए। देखिए Q बराबर एक फॉर्मूला होता है Ne। Q मतलब हो गया चार्ज यहाँ पे दिया है 1 कूलम, देखो 1 कूलम। एन माने वही जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन हमको निकालने बोल रहा है, और 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम। हमको एन चाहिए, एन को यहीं छोड़ देंगे। ये है आपका किस में, गुना में, इधर आ जाएगा, हो जाएगा भागा में। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का 1 रहेगा और नीचे आ जाएगा 1.6 × 10⁻−19। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1.6 है। ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा कितना से गुना, 10 से गुना। एक यहाँ पे -19 है, ये 10 पर पावर -19, ये ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा और ऊपर में हो जाएगा ये 10 पर पावर -19 है तो हो जाएगा +19। लेकिन हम लोग यहाँ पे 18 लिखते हैं और 1 और 10 से यहाँ गुना कर देते हैं, हो जाएगा 100। अब 16 से काटेंगे हम लोग 100 को, तो 16 कम 16, 16 25 से 16 6 96, 6 बार में आएगा 96, फिर आएगा 4, भागा नहीं लगेगा तो आएगा 0, आएगा 40, तो 16 दूनी आएगा 32, फिर आएगा 80, 16 85, तो ये आ गया 6.25 × 10⁻18। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सॉल्व करके भी बता दिए और आपको समझा भी दिए। देखिए आपका सबसे ऐसा नहीं है कि खाली हम आंसर बता देंगे, एकदम आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि देयर आर 2 चार्ज 1 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम, द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन देम। क्या कहता है कि 1 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम का 2 आवेश है, 2 चार्ज है। तो हम लोग मान लेते हैं एगो Q1 है जो है आपका 1 माइक्रोकूलम, ठीक है, और एक यहाँ पे लगा है, चलो इतना दूरी पर है आपका एक Q2, यह है आपका Q1, एक है Q2 है आपका 5 माइक्रोकूलम। तो कहता है कि इस पर जो फोर्स लगेगा उसका रेशियो क्या होगा। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि 2 चार्ज एक दूसरे पर जो है वो इक्वल फोर्स लगाता है ना, इक्वल फोर्स लगाता है। यानी कि यहाँ पे F1 ये जो फोर्स लगाएगा इस पर,
F1 लगाएगा जो F2 पर फॉर शो और F2 लगाएगा F1 पे शो, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि दोनों का रेशियो आ जाएगा बराबर, बराबर रेशियो है तो 1/1 है ना। जैसे मान लो ये भी 10 न्यूटन लगा रहा है, ये भी 10 न्यूटन लगा रहा है, तो रेशियो कितना हो गया 1/1 है ना। ये कहीं 100 न्यूटन लगा रहा है, ये भी 100 न्यूटन लगा रहा है, फिर भी रेशियो 1/1 है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। दूसरा का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला देखिए बहुत इजी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है फाइनल एग्जाम में। कहता है कि दी कैपेसिटर्स, कहता है कि 3 कैपेसिटर्स ईच कैपेसिटी C, कहता है 3 कैपेसिटर है, एक C1 है मान लो यहाँ पे, ठीक है, एक आपका C2 और एक आपका C3। कहता है तीनों का कैपेसिटी जो है वो C है, तीनों का कैपेसिटी कितना है सर C, इसका भी C, इसका भी C, इसका भी C। तो कहता है इसको ऐड करते हैं हम लोग सीरीज में, इसको सीरीज में हम लोग ऐड किए, ठीक है। तो कहता है जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, यानी समतुल्य जो धारिता होगा वो क्या होगा, यानी कि आपका 3 संधारित्र C1 C2 C3 जिसका सबका धारिता कितना है C, इसको सीरीज में किया। देखो सीरीज में जब भी हम लोग C इक्विवेलेंट निकालते हैं ना तो हम लोग 1/C इक्विवेलेंट इस तरह से सीरीज में होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इस तरह से होता है सीरीज में। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं 1/C इक्विवेलेंट बराबर सबका वैल्यू C है, तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, इस तरह से हो गया है ना। अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ध्यान देना, ठीक है। देखो यहाँ पे है 1/C इक्विवेलेंट है ना, और देखो 1/C 2/C 3/C, यहाँ हो गया 3 × 1/C, 3/C है ना। अब हम लोग पलट देंगे, C इक्विवेलेंट ऊपर चल जाएगा तो ऊपर वाला नीचे और ऊपर वाला ये नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा। तो C इक्विवेलेंट जो आ जाएगा सीरीज का वो आ जाएगा C ऊपर चल जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो आ जाएगा C/3, ठीक है। तो C/3 कहाँ है हमारा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर C/3, ऑप्शन नंबर C हम लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। कितना ईजी है सर, है ना। थोड़ा सा वीडियो लंबा बन सकता है लेकिन आपको 100% समझाएंगे एकदम। वीडियो को आप 1 दिन में नहीं तो 2 दिन में देखिएगा और पूरा एकदम रट जाइएगा, एकदम घोर के पी लीजिएगा, ठीक है। और आप चाहते हैं और अच्छा तैयारी करें तो आप गैस पेपर जरूर खरीदना है। कितना में मिल रहा है, सिर्फ 99 में मिल रहा है सर, है ना। इतना सस्ता में इतना अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है इफ़ अ होलो स्फेरिकल कंडक्टर बी चार्ज्ड पॉजिटिवली। क्या कहता है कि होलो स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल मतलब होता है गोलाकार कंडक्टर है, होलो मतलब होता है खोखला है, ठीक है, और वो पॉजिटिवली चार्ज है। कैसा है सर, पॉजिटिवली चार्ज, यानी उस पर कैसा चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज पूरा पूरी भरा हुआ है। कहता है देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड इट विल, कहता है कि तब इसके अंदर जो होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा होगा, यानी कि यदि खोखले गोलाकार चालक को धनात्मक रूप से आवेशित कर दिया जाता है तो उसके अंदर विद्युत विभव क्या होगा। हमेशा ध्यान देना, उसके अंदर जो विद्युत विभव आता है प्यारे बच्चों वो आपका आने वाला है यहाँ पे पॉजिटिव और यूनिफॉर्म, ठीक है, क्योंकि ऊपर भी पॉजिटिव है तो अंदर में भी जो पोटेंशियल आएगा वो भी उसका पॉजिटिव आएगा और एक समान आएगा। कैसा आएगा, एक समान आएगा, क्योंकि सबसे दूरी एकदम बराबर है ना। तो हर जगह जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, इक्वी पोटेंशियल होगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे समझने में, पूरी समझ में आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है। बस आपको एक ही जगह हर एक चीज़ मिल जाएगा, कहीं पे आपको भटकना नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धनात्मक और समान, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है, देखो ये सब बोले ना कि आपका 25 क्वेश्चन थोड़ा सा टफ रहेगा, इसके बाद वाला 25 बताएंगे ना एकदम हलवा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। देखिए क्या कहता है कि दी VI ग्राफ फॉर अ कंडक्टर मेक एन एंगल थीटा विथ V एक्सिस। क्या बोलता है कि VI ग्राफ है, VI ग्राफ मानी वेलोसिटी और यहाँ पे I माने करंट का ग्राफ है, ठीक है। ये आपका कोई ग्राफ है जिसमें बोल रहा है कि जो कंडक्टर मेक एन एंगल थीटा है ना विथ V एक्सिस, जिसमें से क्या हो रहा है कि एक कंडक्टर है, देखो एक कंडक्टर है जो V एक्सिस के साथ क्या बनाता है सर, थीटा बनाता है। तो कहता है कि वहाँ पे V डिनोट करता है वोल्टेज को और I डिनोट करता है करंट को। चलो V वोल्टेज को, I करंट को। तो कहता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज गिवन बाय, तो यहाँ पे R क्या होगा, है ना, रेजिस्टेंस क्या होगा। तो आप लोग पढ़ें रेजिस्टेंस बराबर, देखो R बराबर क्या हो जाएगा, ये मान लो राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहीं हम लोग निकालना चाहें यहाँ पे ई थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी 90 है तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हम लोग कहीं निकालना चाहेंगे, यहाँ पे ई वाला वैल्यू आर ई वाला निकालना चाहेंगे हम लोग, है ना। तो आर बराबर क्या होता है सर, आर बराबर क्या होता है, देखो V बराबर, अरे यार तुम लोग इतना ईजी नहीं जानता है, V बराबर क्या होता है सर आई आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा V/I, आर बराबर क्या हो जाएगा सर V/I। देखो ये वाला V/I ये हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत है, यही ना हो जाएगा सर, हाँ। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना है R, क्या निकालना है सर R। तो R बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो R बराबर हमेशा हम तो यहाँ डायरेक्ट बता दें 10 90 माइनस थीटा करेंगे डायरेक्ट, इसका आंसर ज़्यादा दिमाग इसमें से लगाना नहीं क्योंकि सब थोड़ा सा आपको करेगा क्या परेशान। बस सर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉट थीटा टिक मारना है, क्या मारना है टिक,
कॉट थीटा, ठीक है, यही इसका राइट आंसर है। चलिए अगला, ये वाला देखो बहुत ईजी और इंपॉर्टेंट है। कहता है द इक्वेशन, कहता है कि यहाँ पे जो आपका सिग्मा आई है बराबर है आपका समेसन सिग्मा जो पढ़ोगे आई आर, तो कहता है इज अप्लीकेबल टू विच लॉ, ये कौन सा नियम है, तो आपको पता है कि ये किरचॉफ का सेकेंड नियम है ना। यहाँ पे आपका पोटेंशियल जो रहेगा, समेसन पोटेंशियल जो रहता है सबका, एल्जेब्रिक सम पोटेंशियल का वो जीरो आता है, क्योंकि इधर आएगा जीरो न हो जाएगा, तो वह आपका किरचॉफ का सेकेंड लॉ, किरचॉफ का सेकेंड लॉ, ठीक है, किरचॉफ के सेकेंड लॉ, ये आपका ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। आपको कमेंट में बताना है कि किरचॉफ के सेकेंड लॉ को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये तो क्या हो जाएगा आपका किरचॉफ का दूसरा नियम, ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन बहुत इजी और इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा टफ है, इजी नहीं है लेकिन बहुत आसान है। क्या बोलता है 7वां नंबर क्वेश्चन, आराम से देखना है। कहता है कि द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ अ पोटेंशियोमीटर, कहता है इज एट 120 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है कि जो बैलेंसिंग लेंथ है पोटेंशियोमीटर का वो कितना है, तो 120 सेंटीमीटर, यानी L1 मान लो, दो लेंथ होता है इसमें, L1 इतना है। कहता है कि ऑन यहाँ पे शूटिंग दिस सेल विथ अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है सर इसका 4 ओम, बहुत आसान है ये। और बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट अ लेंथ, और दूसरा लेंथ जो है L2 वो कितना है आपका 60 सेंटीमीटर। तो कहता है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। देखो इसका फॉर्मूला सिंपल रहता है, इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो R बराबर होता है आपका L1/L2 -1 और इंटू हो जाएगा R, ठीक है, ये होता है। तो हमको इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा r निकालना है, तो R छोटा r L1 हमेशा बड़ा रहता है, ठीक है, तो बड़ा वाला को ही L1 मानेंगे, तो 120 और बटा हो जाएगा यहाँ पे L2 आपका 60 माइनस हो जाएगा 1 और इंटू हो जाएगा R मतलब कितना यहाँ पे 4, कितना है 4, 60 कम 60, 60 में 120, तो दो में 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा और 1 गुने 4, तो R बराबर आ जाएगा 4 ओम, कितना आ जाएगा 4 ओम। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन आराम से देखना है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा है। क्या बोलता है देखो, कहता है कि आइडेंटिफाई द कंडीशन अंडर विच द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज मूविंग थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। क्या बोलता है, कहता है कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैक्सिमम कब होगा, कब, तो कहता है फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज मूविंग थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो मान लो यहाँ पे कोई चार्ज है Q, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा है सर, घूम रहा है, तो कहता है इस पर कितना फोर्स लगेगा, है ना। तो इसका फोर्स का जो फॉर्मूला होता है आप लोग डेरिवेशन में आपको पता होगा कि होता है QVB sin थीटा, कभी पढ़े ये सब, QVB sin थीटा ये होता है ना, क्या होता है QVB sin थीटा होता है। तो यहाँ पे हमको चाहिए मैक्सिमम, और मैक्सिमम के लिए हम लोग देखेंगे sin थीटा का वैल्यू, तो sin थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, तो आपको पता है कि sin 90 का वैल्यू होता है 1, यहाँ पे sin 0 करेंगे तो पूरा फोर्स 0 हो जाएगा, तो मिनिमम फोर्स हो जाएगा ना। sin 180 भी करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, और sin 90 करेंगे तो वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पे फोर्स बराबर हो जाएगा QVB, यानी मैक्सिमम कब होगा, तो आपका sin 90 में, मैंने 90 डिग्री, जब थीटा का वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 8वां का आपका सही हो जाएगा। कितना आसान है सर, कुछ है इसमें से, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। अगला देखिए 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, ध्यान देना है, थोड़ा सा ये 25 क्वेश्चन आपको लगेगा, है ना, लेकिन अब न्यूमेरिकल आपका कम आएगा, लेकिन हम इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल लिए हैं, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे नया, अभी 2026 का भी इसमें से कुछ क्वेश्चन कराएंगे मॉडल सेट वाला, वो सब इजी है क्योंकि अब न्यूमेरिकल नहीं ज़्यादा पूछता है, ठीक है। हाँ, तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि व्हाट टॉर्क एक्ट ऑन 70 टर्न्स कॉइल ऑफ 400 सेंटीमीटर एरिया। कहता है कि यहाँ पे कैरिंग अ करेंट 20 एम्पियर हेल्ड विथ द एक्सिस एट राइट एंगल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला। देखो कितना आसान है, क्या बोलता है यहाँ पे कि जो टॉर्क लगेगा वो कितना लगेगा, जब यहाँ पे 70 टन्स कॉइल है, कॉइल्स को 70 टन्स हम लोग किए हैं एन का वैल्यू, और इस 400 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, इसका एरिया टोटल कितना है, तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये करंट इसमें से कितना जा रहा है, तो 20 एम्पियर, और यहाँ पे बोल रहा है कि जो एंगल बना रहा है ना ये मैग्नेटिक फील्ड का, वो बना रहा है 0.2 टेस्ला, 0.2 टेस्ला, है ना। तो इसका फॉर्मूला ध्यान देना यहाँ पे इसका फॉर्मूला जो होता है, यहाँ पे टॉर्क निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है, आपको पढ़े होंगे NIAB sin थीटा, यही ना होता है, हाँ ये टॉर्क निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो NIAB sin थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, तो 70 है, ठीक है, 70 है। करंट इसमें से कितना जा रहा है, 20 एम्पियर है, तो यहाँ पे I का वैल्यू देखो 20 हो गया,
इनटू एरिया कितना है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग मीटर स्क्वायर में बदलेंगे, तो मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए इसको 10,000 से हम लोग क्या कर देंगे, तो यहाँ पे कर देंगे भागा, तब ये सेंटीमीटर स्क्वायर बदलेगा मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे एरिया हो गया। बी मैंने हो गया इसका मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है 0.2 टेस्ला, है ना, ये हो गया आपका। और साइन थीटा, एंगल देखो थीटा कितना है, राइट एंगल, राइट एंगल यानी साइन 90, 90 का वैल्यू होता है 1, 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू 1। बस अब इसको आप पूरा पूरी कहीं सॉल्व करते हैं, इसको पूरा पूरी क्या करते हैं सर, आप पूरा पूरी इसको कहीं सॉल्व करते हैं, तो आपका फाइनल जो आंसर आएगा वहाँ पे आ जाएगा 56 न्यूटन मीटर। कितना आ जाएगा, 56 न्यूटन मीटर। कोई दिक्कत है हाथ समझने में, तो इसको पूरा पूरी सॉल्व कर लेना, ठीक है। हम तो सब कुछ बता ही दिए। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 10वां नंबर कहता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू आ मीटर बाय। कहता है कि एक गैल्वेनोमीटर को हमको बदलना है आ मीटर में, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यानी एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को हम लोग एक आ मीटर में परिवर्तित कर सकते हैं, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान में रखना, जब भी हम लोग एक गैल्वेनोमीटर को हम लोग आ मीटर में कहीं बदलते हैं, तब हम लोग उसमें से रेजिस्टेंस जो रहता है ना उसका, वो हम लोग कम रखते हैं और हम लोग वैल्यू इन पैरेलल रखते हैं। कहने का मतलब क्या है कि समानांतर में छोटे, यहाँ पे आराम से ध्यान देना क्या बोलता है यहाँ पे, जो 10वां नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा समानांतर और छोटे मान में शंट प्रतिरोध को जोड़कर। हम लोग यहाँ पे जो रेजिस्टेंस, हम लोग स्मॉल रेजिस्टेंस को कहीं जोड़ देते हैं ना, किसमें, गैल्वेनोमीटर में, गैल्वेनोमीटर में हम लोग कहीं यहाँ पे एक शंट रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं, तो क्या बदल जाता है आ मीटर में। और वो भी कैसा जोड़ते हैं, तो हम लोग उसको पैरेलल जोड़ते हैं, है ना, सीरीज में नहीं जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं। किसको, तो गैल्वेनोमीटर में हम लोग एक शंट रेजिस्टेंस को, ठीक है। बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर बी इसको क्या कर देना है, टिक कर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये इजी और इंपॉर्टेंट है। कहता है द एंगल ऑफ डीप एट द पोल एंड इक्वेटर रिस्पेक्टिवली। क्या बोलता है कि जो एंगल ऑफ डीप आता है, ठीक है, ये मैग्नेटिज्म एंड मेटर का शायद है ना, तो कहता है कि जो एंगल ऑफ डीप आता है वो पोल और इक्वेटर पर क्या क्या होगा, है ना, यानी ध्रुवों और भूमध्य रेखा पर जो नमन में कौन जो होता है वो क्रमशः क्या होगा। तो हमेशा ध्यान देना, जो एंगल ऑफ डीप आता है, जो एंगल ऑफ डीप होता है वो पोल पर कितना होता है, सो ध्यान दो, और इक्वेटर पर कितना होता है, सो ध्यान दो। देखो हमेशा जो एंगल ऑफ डीप होता है ना, वो आपका यहाँ पे पोल पर कितना हो जाएगा, और क्या बोल रहा है, इक्वेटर पर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमेशा ध्यान देना कि जो एंगल ऑफ डीप होता है वो पोल पर होता है आपका 90 डिग्री और इक्वेटर पर होता है आपका 0 डिग्री। इस चीज़ को हमेशा ध्यान देना, ठीक है। ध्रुव पर होता है कितना, 90 डिग्री, और भूमध्य रेखा पर कितना होता है, तो 0 डिग्री। भूमध्य रेखा देखो, पोल और भूमध्य रेखा कैसे, जैसे ये पृथ्वी है तो इसका बीचों बीच ये इक्वेटर है, पोल देखो इसका ऊपर है और पोल इसका नीचे है, ठीक है। तो पोल पर देखो होता है 90 डिग्री एक तरह से मानो, और यहाँ पे 0 डिग्री है एक तरह से मानो, है ना, इस तरह से भी समझ सकते हो, आसान है समझना, ठीक है। तो पहले होगा 90 फिर होगा 0, 90 और 0, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखो 90 डिग्री फिर 0 डिग्री, यहीं उल्टा रहता, कहीं रहता इक्वेटर पहले और पोल बाद में, तो हो जाता 0 90, तब ऑप्शन बी होता। तो यहाँ पे कंफ्यूज ज़्यादा करना नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है यहाँ पे कि व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ अन इलेक्ट्रिक सर्किट चेंज, कहता है एमएफ इंड्यूस्ड, कहता है इन द करेंट, कहता है दिस इज कॉल्ड। कहता है ये किसका डेफिनेशन है कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो चेंज होगा, ठीक है। तो कहता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट चेंज होगा, है ना, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक सर्किट यानी करंट चेंज होगा, और उस पर ईएमएफ बल लगेगा, और ईएमएफ जब लगता है तो उसमें करंट इंड्यूस होता है, और इसी चीज़ को क्या कहते हैं, तो ये आपको सबसे इजी और आसान है, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से कहीं करंट आ रहा है तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ठीक है। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है पीक वैल्यू ऑफ एन एसी करंट फॉलोइंग थ्रू आर रजिस्टर इज गिवन बाय। मतलब जो पीक वैल्यू होता है एसी करंट का वो किसी रजिस्टर के लिए क्या होगा, यानी एसी का शिखर मान का प्रतिरोध के माध्यम से बहने वाली धारा किसके द्वारा दी जाती है। तो हमेशा ध्यान देना आई नॉट बराबर ई नॉट बाय आर होगा, तो ऑप्शन नंबर 13 का ये हम लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं क्या कहता है कि एनर्जी डिपीट्स इन एलसीआर सर्किटिंग, यानी कि एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है। हमेशा ध्यान देना कि जो एनर्जी लॉस होता है एलसीआर सर्किट में वो हमेशा रेजिस्टेंस करता है ना, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी केवल आर, ठीक है। 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है कि ट्रांसफार्मर इज एम्प्लॉयड टू, यानी कि एक ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, तो वो कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में, कन्वर्ट करता है डीसी टू एसी में, या फिर ऑब्टेन करता है सुटेबल एसी वोल्टेज, या फिर ऑब्टेन करता है एक सुटेबल डीसी वोल्टेज। तो हमेशा ध्यान देना कि एक जो ट्रांसफार्मर होता है वो एक सुटेबल एसी वोल्टेज को ऑब्टेन करता है,
15 का सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक उपयुक्त क्या करता है, तो एक उपयुक्त AC प्राप्त करता है ना, AC वोल्टेज को प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन PYQ में पूछा गया है कि मुक्त अंतरिक्ष में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग क्या होगा। तो आपको पता है कि C बराबर होता है 1/√μ0 × E0, ये ना होता है फ्री स्पेस में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट PYQ में पूछा गया। सॉलिड का स्ट्रक्चर के बारे में कौन बताता है, यानी ठोस पदार्थों की संरचना की जांच के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो आपको पता होगा कि एक्सरे का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, एक्सरे का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्रीज कॉल्ड, है ना। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कहीं क्रॉसपॉन्ड रहेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के, और वो भी कितना 90 डिग्री, यानी दोनों कितना रहेगा 90 डिग्री। तो उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्रिटिकल एंगल। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्रांतिक कोण, ठीक है, रट लेना इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन देखिए तो इजी क्वेश्चन है द लेंस फार्मूला इज गिवन बाय, यानी कि लेंस सूत्र द्वारा दिया जाता है। लेंस फार्मूला इसमें से कौन है, तो आपको पता है कि लेंस फार्मूला बराबर क्या होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही ना होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हम लोगों का क्या हो जाएगा 19 का सही हो जाएगा। 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इफ एन एनी नंबर ऑफ थिन लेंस इज कनेक्ट टू द फोकल लेंथ f1 f2 f3 इस तरह से कहते हैं देन द इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑन देयर कॉम्बिनेशन इज गिवन बाय। क्या कहता है कि बहुत सारा लेंस है, एक लेंस, दो लेंस, तीन लेंस, है ना, एक गो, दो गो, है ना, तीन गो, f1 f2 f3, है ना, ये सब जो है लेंस वो कनेक्ट है, बहुत सारा लेंस कनेक्ट है। तो कहता है कि इसका जो ओवरऑल फोकल लेंथ है वो क्या आएगा। तो हमेशा ध्यान देना जो इसका ओवरऑल फोकल लेंथ आता है वो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 इस तरह से जोड़ते जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 20वां का हम लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, आराम से देखना है। यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन कहता है दी एंगल ऑफ डिविएशन डिपेंड ऑन दी, यानी विचलन कोण किस पर निर्भर करता है। तो आपको पता होगा विचलन कोण एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और इंसिडेंस दोनों पर निर्भर करता है। तो बहुत ए एंड बी होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 21 का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट इन एयर देन इंटर अरेंजमेंट इन डिप्ड इन वाटर द फ्रिंज विथ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को पहले हवा में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, कहीं उसको पानी में फिर एक्सपेरिमेंट को डुबाया जाता है, फिर पानी में किया जाता है। तो फ्रिंज का चौड़ाई क्या होगा, तो हमेशा ध्यान देना कि जब भी पानी में हम लोग डुबा देंगे तो फ्रिंज का जो चौड़ाई रहेगा सर वो डिक्रीज हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ में पूछा गया और बहुत ईजी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है दी वेव फ्रंट ड्यू टू अ सोर्स सिचुएटेड एट इन्फिनिटी। सब बताएं कि मान लो कोई कहीं पॉइंट सोर्स है वो इन्फिनिटी पे है, ठीक है। तो जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा, तो आपको पता है वेव फ्रंट बनेगा वो प्लेन वेव फ्रंट बनेगा, यानी समतल। प्लेन मतलब समतल, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब हम लोग के सामने देख सकते हैं 24 नंबर क्वेश्चन कहता है दी फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस इज बेस्ड ऑन, यानी कि जो यहाँ पे विवर्तन की घटना होता है वो किस पर आधारित होता है, तो आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। 25 है कि दी चार्ज ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन इज, एक फोटो इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। तो आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है सर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो एक फोटो इलेक्ट्रॉन पर भी उतने चार्ज होगा, और यहाँ पे कहीं वो 1.6 × 10⁻⁻19 नहीं दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे नन ऑफ दिस, ठीक है। तो ये हो गया आपका 25 क्वेश्चन। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट 25 जो क्वेश्चन देखेंगे ना वो थोड़ा इससे ईजी होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग टोटल कितने क्वेश्चन देखने वाले हैं 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग के सामने फिर से यहाँ पे आ चुका है 25 क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग के जब हम लोग ये 25 देख लेंगे तो हो जाएगा हम लोग का टोटल 50, फिर हम लोग 25 देखेंगे और फिर हम लोग 25 देखेंगे तो हो जाएगा टोटल 100। बस इस 100 क्वेश्चन को रट लेना है सर, इससे बाहर नहीं आएगा आपका, ठीक है। देख सकते हैं अब हम लोग के सामने फिर से यहाँ पे क्वेश्चन आता है। वैसे ये 26 है लेकिन ये 1 हम बोल सकते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आवेश संभव है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज चार्ज इज पॉसिबल। ये सब हम कुछ क्वेश्चन आपको पहले भी करा चुके हैं, फिर से देख लेना एक बार। कहते हैं इन चारों में से कौन सा चार्ज पॉसिबल है। तो आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो हमेशा ध्यान देना कि वही चार्ज पॉसिबल होगा जो 16 का 1.6 मतलब 16 का मल्टीपल होगा। तो 16 × 16 16 दूनी 32, तो ये चार्ज पॉसिबल हो सकता है। 16 × 48 नहीं है कहीं भी, है ना। तो बस यही चार्ज आपका पॉसिबल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, आराम से देखना क्या कहता है। कहता है कि एक बिंदु आवेश Q
को विद्युत क्षेत्र ई में रखा जाता है तो कहता है आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। कहता है एक पॉइंट चार्ज क्यू है, उसको हम लोग रखते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई में, इस पर फोर्स कितना लगेगा। तो आप लोग जानते हैं ई बराबर होता है एफ बाय क्यू। ठीक है, एफ बाय क्यू, तो फोर्स कितना लगेगा, तो ये भागा में इधर हो जाएगा गुना में, तो एफ बराबर हो जाएगा यहाँ पे क्यू ई। क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्यू ई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हम लोगों को क्या हो जाएगा, दूसरा का सही हो जाएगा। सर बहुत आसान है, और कोई दिक्कत है यहाँ पे समझने में। बोल सर कुछ नहीं दिक्कत है सर, जल्दी जल्दी बताइए ना सर। चलिए अब हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आराम से देखना सर। अगला गया कहाँ पे, ये रहा तीसरा क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना, ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले आपको करा चुके हैं। कहता कि कहता 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी सी। कहता है कि 3 कैपेसिटर है सर, उस सब का कैपेसिटी क्या है, तो सी है। यहाँ भी सेम है। कहता आर एडेड इन पैरेलल कनेक्शन। देखो यहाँ पे, वहाँ था सीरीज कॉम्बिनेशन, यहाँ आपका पैरेलल में। कहता है कि देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी। कहता है ये दोनों क्वेश्चन में देखो एक इंपॉर्टेंट है। कहता है 3 को कैपेसिटी क्या, 3 को है C1 C2 C3 है, तीनों का कैपेसिटी क्या है, C ही है। इसका भी C, इसका भी C और इसका भी C, और इसको हम लोग करते हैं पैरेलल में। तो पैरेलल में जो C इक्विवेलेंट होता है ना सर, वो होता है आपका C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इसका भी C प्लस C प्लस C, तो यहाँ पे 1 C 2 C 3 C, तो आ जाएगा आपका 3C। तो C इक्विवेलेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, तो हो जाएगा आपका 3C। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। इसी चीज़ को क्या करना, एकदम याद रखना। दोनों बता दिए, ये दोनों में से आपका कोई भी बाहर जाने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है ये तो इंपॉर्टेंट है। कहता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ गॉसियन सरफेस दैट इनक्लोज्ड दी 3 चार्ज पार्टिकल्स इन फ्री स्पेस इज गिवन बाय। क्या बोलता है यहाँ पे, कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, 5 पूछ रहा है। कब, जब एक गॉसियन सरफेस है जिसमें 3 गो चार्ज है, Q1 Q2 और Q3। तो आपको पता है कि गॉसियन सरफेस के लिए जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका Q इनसाइड। Q इनसाइड यहाँ पे कितना है, तो ध्यान देना, Q इनसाइड है आपका Q1 प्लस देखो Q2 प्लस Q3। ये हो गया आपका Q इनसाइड, अंदर में ये तीनों है, और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा सर, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, बस कुछ नहीं, वैल्यू को पुट कर देंगे। तो 5 का 5 है, Q1 का वैल्यू कितना है -14 नैनो, मतलब 10 पर पावर -9 कुलाम, और इंटू Q2 कितना है सर, तो आपका है आपका 78.85 माइक्रो नैनो, मतलब 10 की पावर -9 है ना, और प्लस होगा यहाँ पे, अरे इंटू कर देते हैं यार, हम भी बुर्बक है ना, प्लस, फिर प्लस हो जाएगा Q3 मतलब -56 इंटू नैनो है तो 10 पर पावर -9 होगा यहाँ पे। नैनो मतलब क्या होता है 9, ठीक। तो ये हो गया Q1 Q2 प्लस Q3, और अपन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ये होता है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। अब इसको कहीं पूरी आप सॉल्व करते हैं, ओवरऑल सॉल्व करते हैं, तो ये भी आपका आ जाएगा 8.85। इसको ओवरऑल पूरी सॉल्व कर सकते हैं हम, तो बता दिए तरीका। तो ओवरऑल जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका 10 पर पावर, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 पर पावर आपका 4 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 10 पर पावर -3 आ जाएगा ना, 4 का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा 10 पर पावर 3। ठीक है, पूरी सॉल्व कर लेना, आराम से सब कट जाएगा। ठीक है, खाली 10 पर पावर 3 बचेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। कहता है यहाँ पे कहता है कि आप पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज़ कैपेसिटी सी। कहता है व्हाट इज दी कंपेरेटिवली फील्ड विथ दी इलेक्ट्रिकल ऑफ देखो बहुत आसान है। क्या बोलता है, कहता है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसको एयर में रखते हैं, जिसका कैपेसिटी सी है। चलो यहाँ पे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक, पैरेलल प्लेट क्या है, कैपेसिटर है, ठीक, जिसको हम लोग रखे हैं कहाँ पे, तो एयर में। कहाँ रखे हैं, एयर में, जिसका कैपेसिटी यहाँ पे कितना है, सी है। कहता है कि इसमें से हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को क्या कर देते हैं, तो इसमें ऐड कर देते हैं, और उसका वैल्यू कितना है 5। तो पहले इसका कैपेसिटी कितना था, पहले जो सी इनिशियल्स, इसका कैपेसिटी था सी, और अभी यानी कि सी फाइनल है ना, या फिर इसको C1 बोल सकते हैं, और ये C2 में इसका कैपेसिटी कितना हो गया, तो ध्यान देना, देखो यहाँ पे ध्यान दो, इसका C1 यहाँ पे कितना है, C कैपेसिटी C है, लेकिन जब इसमें डाइलेक्ट्रिक ऐड कर देते हैं तो C2 कितना हो जाएगा, तो डाइलेक्ट्रिक से गुना हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका 5C। कितना हो जाएगा 5C। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि दी परसेंटेज इंक्रीज दी कैपेसिटेंस विल बी, तो कितना परसेंट इंक्रीज किया। तो सबसे पहले देखो परसेंटेज इंक्रीज हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखेंगे कितना चेंज हुआ। तो पहले C था, हो गया 5C, 5C हो गया, पहले C था, तो टोटल चेंज आया 4C का। कितना चेंज आया सर, 4C का। तो परसेंटेज कैसे निकलता है, तो परसेंटेज निकालना रहता है बहुत ही आसान। ठीक है, कि चेंज कितना आया है
4 सी का, पहले कितना था तो C था, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से कर देंगे गुना, तो C से C कट जाएगा, 4 से 100 गुना होगा तो आ जाएगा 400%। कहीं भी ऑप्शन नहीं है तो ये है आपका गलत। बोल भैया कहीं मान लीजिए कि एगो टिक मारना रहे तो किसी को भी टिक मार दो, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि तांबे की छड़ का विशिष्ट प्रतिरोध तांबे के पतले तार की तुलना में है, यानी एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल रहा है किसका, तो कॉपर का, किसके कंपेयर में, तो एक थिन कॉपर के। तो देखो यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान में रखना कि यहाँ पे पूछ रहा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको हम लोग रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। और रेजिस्टिविटी जो होता है वो डिपेंड करता है किस पर, तो सिर्फ मटेरियल पर और टेम्परेचर पर। ठीक है, तो टेम्परेचर का बात यहाँ हुआ नहीं है, और मटेरियल यहाँ पे चेंज हुआ नहीं है, मटेरियल यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, यहाँ भी कॉपर है और यहाँ भी कॉपर है, तो मटेरियल चेंज नहीं हुआ है, तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध भी चेंज नहीं होगा, यानी कि सेम रहेगा, है ना, यानी इसका प्रतिरोधकता भी बदलेगा नहीं, समान रहेगा। तो छठा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है ओम के नियम तब मान्य होता है जब चालक का प्रतिरोधी, तो बहुत ज़्यादा बार पूछता है, हर एक बार मॉडल सेट में देता है कि ओम का नियम यानी ओम्स लॉ कब वैलिड होगा। कहता है कि ओम्स लॉ वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज, तो टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा, है ना, जब नियतांक होगा, नियत स्थिरांक होगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा सातवां का। आठवां देखिए बहुत इजी और इंपॉर्टेंट है, कहता है कि यहाँ पे एक फिगर दे दिया। ठीक है, अब बच्चा लोग देखेगा फिगर बहुत डरा जाएगा कि मम्मी कैसे बने, बहुत आसान है सर। कहता है कि यहाँ पे विद्युत परिपथ में यहाँ पे दे दिया है आपको फिगर, बोलता है क्या, यहाँ पे आपको आई का वैल्यू निकालना है, तो बहुत आसान है। देखो ये दे दिया है, ये दे दिया है, ये दे दिया है, ये दे दिया, हमको ये वाला आई पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे, जंक्शन लॉ आप लोग पढ़े हैं, जितना इनकमिंग करंट रहता है उतना ही आउटगोइंग करंट होता है। ठीक है, देखो ये वाला करंट आ रहा है कहाँ, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पर आ रहा है, तो 2 एम्पियर और 2 एम्पियर, टोटल आ कितना रहा है सर, 4 एम्पियर आ रहा है। टोटल आ कितना रहा है, तो ध्यान देना, टोटल आ कितना रहा है, तो टोटल आ रहा है यहाँ पे 4 एम्पियर, ऊपर लिखते हैं ना, 4 एम्पियर आ रहा है, तो ये बराबर होगा इधर के बराबर होगा, तो ये बराबर हो जाएगा 1 एम्पियर के, है ना, प्लस 1.3 एम्पियर के, है ना, प्लस इस आई एम्पियर के, है ना, बराबर होगा। अब आई का वैल्यू निकालना है, क्या करेंगे, इसको जोड़ के और 4 एम्पियर में घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 एम्पियर का 4 एम्पियर बराबर 1 और 1.3 आ जाएगा 2.3 प्लस आई, यही हमको चाहिए, आई का आई रहेगा, ये प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस में, तो आई का आई 4 में माइनस हो जाएगा 2.3, तो बचेगा कितना 1.7 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आठवां का सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, आराम से देखना। कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है, बहुत ईजी क्वेश्चन, यानी कि यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट जनरली होता है टेस्ला, लेकिन एक और होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 9 का क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलिनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, कहता है कि परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र किस पर निर्भर नहीं करता है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान देना कि जो यहाँ पे परिनालिका का जो यहाँ पे निर्भर नहीं करता वो रेडियस पर निर्भर नहीं करता है ना, किस पर, रेडियस पर, है ना, कि यहाँ पे ये आपका सोलिनॉइड है, परिनालिका है, तो इसका रेडियस कितना है ना, इसका रेडियस कितना है, इस पर कभी भी आपका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो डिपेंड नहीं करता। अब सवाल आता है भैया किस पर डिपेंड करता है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला आता है वो आता है आपका मैग्नेटिक फील्ड बराबर म्यू नॉट एन आई, क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। तो देखो एन माने नंबर ऑफ टर्न्स, है ना, म्यू माने कि जो आपका इसका परमिबिलिटी होता है सो, और आई मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट, इस सब पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो किस पर नहीं, तो आपका त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। हाँ, यहाँ पे लेंथ भी आएगा, इसको हम लोग बदलेंगे n/l करेंगे तो लेंथ भी आएगा, लेंथ पर डिपेंड करता है, लेकिन सिर्फ त्रिज्या रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है, 11 नंबर क्वेश्चन, ये भी इजी है थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, कहता है कि 2 पतले लंबे समानांतर तार जिसकी दूरी d से अलग किया गया, 2 पतला लंबा समानांतर तार है, इसको d से हम लोग सेपरेट करते हैं ना, क्या करते हैं, d से सेपरेट करते हैं। कहता है कि एक ही दिशा में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं, दोनों में एक ही दिशा में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, 1 एम्पियर। ठीक है, तो कहता है वे एक दूसरे, तो कहता है तो वो क्या होगा, वो क्या होगा, तो आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब सेम डायरेक्शन में करंट जाता है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो यहाँ आपके पास 4 है, एक दूसरे को इतना के बल से आकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, आकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, तो ये तो कंफर्म है कि आकर्षित करेंगे, तो यानी ऑप्शन नंबर ये सही होगा या फिर ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। और भैया कैसे जानेंगे कि ऑप्शन नंबर ये सही है कि डी सही है, तो देखो यहाँ पे ये जो जब भी यहाँ पे 2 तार को हम लोग अलग करते हैं तो यहाँ पे कितना फोर्स पूछ रहा है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना, और उसका जो फॉर्मूला आ जाता है फोर्स पर यूनिट लेंथ का, वो हो जाता है आपका यहाँ पे म्यू नॉट I1
I2 डिवाइडेड बाय 2πd, 2πd मतलब 2dr, मतलब जितना से हम लोग सेपरेट किए हैं। तो I1 यहाँ पे करंट है 1 एम्पियर, ये भी 1 एम्पियर है, तो 1 × 1 गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा सर, देखो I गुना, देखो यहाँ पे I है और यहाँ पे I है, तो I1 और I2 दोनों बराबर है ना, तो ये भी I और ये भी I, तो हो जाएगा I², क्या हो जाएगा I², और यहाँ हो जाएगा 2πd, है ना। तो μ0 I² 2πd, क्या हो जाएगा μ0 I² 2πd, तो μ0 I² यहाँ पे है, μ0 I², यहाँ है आपका 2πd² है, और यहाँ पे d है खाली, तो यहाँ पे d, तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। कहता है कि स्वयं प्रेरण की ऐसा यूनिट क्या है, बहुत इजी है, ऐसा यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज, है ना। देखो आपको हर एक तरह का हम क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं, टफ क्वेश्चन भी और इजी क्वेश्चन भी, तो आप कहीं इतना क्वेश्चन करते हैं तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, खाली रट भी लीजिएगा ना तो फिर भी आप एकदम 25 का 25 बना दीजिएगा। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्शन का ऐसा यूनिट क्या होता है सर, स्वयं प्रेरण का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो आपको बताओगे कि स्वयं प्रेरण होता है सर, उसका ऐसा यूनिट होता है हेनरी, क्या होता है सर, हेनरी, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा हमेशा ऐसी होती कि वह उस करंट का विरोध करती जिसमें वह उत्पन्न होती है, नियम क्या है, बहुत इजी है, एंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन अ सर्किट ऑलवेज सेड दैट इट अपोज द काउज ऑफ विच प्रोड्यूस द लॉ इज नेम। देखो ये सिंपल है, मान लो क्या है कि कोई सोलेनॉइड है, तो क्या कहता है कि इसमें मान लो कहीं करंट प्रेरित हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के कारण, तो कहता है ये फिर से चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड का विरोध करता है, यानी जिससे करंट पैदा हुआ है उसी का विरोध करता है, तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं लेंज का नियम, पढ़े कि नहीं, लेंज लॉ। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोगों को क्या हो जाएगा सर सही हो जाएगा। 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है प्रत्यावर्ती धारा I0 sin ω t द्वारा दिए गए प्रतिरोध में एक निश्चित समय अंतराल में उत्पन्न लगभग परिणाम की एक स्थिर धारा का मान क्या होगा, बहुत ईजी है। कहता है जो हीट प्रोड्यूस होगा गिवन रेजिस्टेंस इन अ गिवन टाइम, किसके लिए, तो एक करंट I0 sin ω t के लिए, तो कहता है कि विल बी द सेम एज दैट द स्टेडी करंट ऑफ मैग्नीट्यूड नियरली, यानी IRMS इसी को हम लोग बोलते हैं ना, ये जो डेफिनेशन है वो आपका IRMS का डेफिनेशन एक तरह से। ठीक है, तो IRMS बराबर यहाँ पे एकदम याद रखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हो जाएगा 0.707 I0 IRMS बराबर। ठीक है, यही वाला याद रखना है, नहीं तो IRMS कहीं डायरेक्ट बोलेगा कि IRMS बराबर बता, तो इसका वैल्यू होता है I0/√2, ये होता है। ठीक है, √2 का वैल्यू होता है 1.414, तो इसी को जब सॉल्व कीजिएगा ना तो आता है 0.707 और I0 का I0 ही रहता है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा। अगला कहता है प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती गमन करती है तब क्या होगा, देखो कितना ईजी, यानी द रे लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, मतलब रेयरर से डेंसर में, यानी कि हवा से मान लो जा रहा है ग्लास में, तो क्या होगा, तो अभिलंब की ओर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, तो दूर नहीं जाएगा बल्कि टुवार्ड्स नॉर्मल हो जाएगा, टुवार्ड्स नॉर्मल, बेंड हो जाएगा टुवार्ड्स नॉर्मल, है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 15 का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, यानी कि लंब की ओर या लंबवत की ओर क्या हो जाएगा झुक जाता है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, कहता है द लाइट ट्रेवल थ्रू ऑप्टिकल फाइबर इज ड्यू टू, बहुत इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्टिकल फाइबर में लाइट किसके द्वारा ट्रेवल होता है, यानी ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम में प्रकाश का गमन जो होता है वो किसके कारण होता है, तो हमेशा ध्यान में रखना कि ऑप्टिकल फाइबर में जो यहाँ पे आपका प्रकाश का गमन होता है वो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज, कहता है ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो कैसा इमेज बनाता है, यानी कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस, यहाँ पे देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का नहीं पूछ रहा है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है ये होता है आपका आईपीस लेंस और ये होता है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो कैसा बनाता है इमेज, तो ये हमेशा जो बनाता है वो रियल और यहाँ पे इनलार्ज बड़ा, वास्तविक और बड़ा बनाता है ना, वास्तविक और बड़ा बनाता है, कैसा बनाता है वास्तविक और बड़ा, तो 17 का सेंट हो जाएगा यहाँ पे सी, है ना, यानी रियल और लार्ज बनाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ, बहुत इजी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द आइडिया ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स फॉर द प्रोपगेशन ऑफ अ वेव वाज फर्स्ट गिवन बाय, यानी कि जो सेकेंडरी वेवलेट्स का कॉन्सेप्ट दिया था वो किसने दिया था, तो आपको पता है ह्यूजेन साहब ने दिया था सर। ऑप्शन नंबर बी यही ने बताया था, वेव फ्रंट के बारे में, सेकेंडरी वेवलेट्स के बारे में किसने बताया था, ह्यूजेन्स ने, यानी किसी तरंग के गमन के लिए द्वितीयक तरंगाओं का विचार सबसे पहले ह्यूजेन साहब ने किया था अपने वेव थ्योरी में, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट इन एयर, कहता है कि द इंटीरियर अरेंजमेंट इज डिप्ड इन वाटर द फ्रिंज विड्थ, देखो सेम क्वेश्चन आ गया, कहता है कि एक डबल
जो स्लिट एक्सपेरिमेंट है, यानी कि एक डबल स्लिट व्यतिकरण प्रयोग है, वो पहले किया जाता है कहाँ पे, हवा में, और इसको जब हम लोग पानी में डुबाते हैं तो इसका फ्रिंज का जो चौड़ाई होगा वो क्या हो जाएगा सर, घट जाती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन कहता है कि द्रव्यमान m और गतिज ऊर्जा E वाले पिंड को डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होगा। कितना ईजी, देखिए सर क्या बोल रहा है कि यहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ बोल रहा है। हम आपको डी ब्रोगली का वेवलेंथ दो तरीके से बताएं, एक बताएं लैम्बडा बराबर क्या होता है, h/p, ये नहीं बताएं प्लैंक्स कांस्टेंट, और p माने मोमेंटम, ये बताए हैं एक लैम्बडा बराबर h/p, और एक हम आपको ये भी बताएं कि लैम्बडा का वैल्यू मोमेंटम, डायरेक्ट मोमेंटम के केस में, है ना, कि मोमेंटम के केस यानी कि जब क्या हो जाएगा, यानी कि जब एक हम लोग ये भी बताएं कि लैम्बडा बराबर रूट वाला फॉर्म, और रूट वाला फॉर्म में क्या हो जाता है, तो रूट वाला फॉर्म में यहाँ पे जो p होता है वो p कन्वर्ट होता है, p ज़्यादा डीप में हम लोग नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या चीज़, तो हो जाएगा यहाँ पे 2me, रूट अंडर क्या हो जाएगा सर, 2me, तो 20 का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2me, ये वाला हो जाएगा। p की जगह p का वैल्यू आ जाएगा रूट अंडर 2me। बोल सर कैसे आएगा, उतना डीप में नहीं जाना, तो डायरेक्ट आपको आंसर यहाँ पे याद रखना, ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, कहता है बोर्स के परमाणु मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा h/2 पाई के पूर्णांक का गुणज है। तो कोणीय वेग जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2 पाई के बोर्स मॉडल के अनुसार, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा सर हम लोगों का, तो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन बोलता है n बराबर 2 से कहता है 3, 4, 5 में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन मेल खाता है। कहता है कि यहाँ पे जो ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम n 3, 4, 5, 6 में, कहाँ से 2 से, बहुत आसान, देखो फर्स्ट सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फाइव ऑर्बिट, तो n बराबर यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो कहता है n बराबर 2 से जा रहा है 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, कहीं भी जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वो किस सीरीज से जा रहा है, तो 2 को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे बाल्मर सीरीज, और यही विजिबल रीजन में भी आता है, तो बाल्मर सीरीज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बाल्मर श्रृंखला। तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, कहता है कि द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल न्यूक्लियस एज मेजर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग इज 3.6 फर्मी। बहुत ईजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस मोस्ट लाइकली टू बी। आप लोग को हम एक बताएं रिलेशन बिटवीन किसके बीच, तो यहाँ पे आपका मास नंबर के बीच और आपका यहाँ पे न्यूक्लियस के बीच, न्यूक्लियस के रेडियस के बीच आपको रिलेशन बताएं कि r बराबर क्या चीज़ होता है, r0 इंटू e पर पावर 1/3, ये होता है रिलेशन, है ना। r मतलब रेडियस, ठीक है, क्या होता है सर, रेडियस, और यहाँ पे रेडियस शायद दे दिया, द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल न्यूक्लियस मेजर बाय द इलेक्ट्रॉन इज 3.6 फर्मी, 3.6 फर्मी रेडियस दे दिया है, और r0 का वैल्यू हमेशा याद रखना, यहाँ पे जो r0 का आप सबको का यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा सर, वो हो जाता है 1.2 फर्मी, है ना। फर्मी का वैल्यू होता है 10 पर पावर -15, ठीक है, ये होता है फर्मी मीटर, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में देना। तो 1.2 फर्मी हो गया, इनटू हमको यही चाहिए मास नंबर मैंने ये पर 1/3, 12 कम 12, 12 3 36, क्योंकि एक डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ भी है ना, तो इधर आ गया आपका 3, ठीक है। आप कुछ नहीं, आराम से क्यूब कर दो, यहाँ भी क्यूब कर दो, यहाँ भी क्यूब कर दो, तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा 3 का क्यूब, यानी 3 3 9 होती है 27, ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कहता है टू ऑब्टेन पी टाइप सेमीकंडक्टर वी नीड टू डॉप प्योर सिलिकॉन विथ, क्या बोलता है कि हमको चाहिए आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर, यानी पी प्रकार का हमको क्या चाहिए, तो आपका अर्धचालक चाहिए, एक सेमीकंडक्टर चाहिए, तो उसमें से हम लोग किस प्रकार के अशुद्ध पदार्थ को मिलाएंगे, तो पी माने कि चाहिए पॉजिटिव टाइप, और आपको हम ट्रिक से एक बार बताए थे जो आप लोग पढ़े हमारे क्रैश कोर्स में, कि इसका ट्रिक होता है पॉजिटिव है, पॉजिटिव माने कि यहाँ पे हो जाएगा बैंगन, गाजर, आलू इन थैला, ये सब होता है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, यानी आपका क्या होता है, बी गैलियम, एल्युमिनियम और टिटेनियम, क्या होता है आपका ये थैलियम है, ठीक है। हाँ, तो ये सब जो होता है आपका, इस चीज़ को हम लोग जब मिलाते हैं तब आपका क्या बनता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और एन टाइप का बनता है जब नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार, ये सबको मिलाते हैं, यानी नाइट्रोजन को, फास्फोरस को, आर्सेनिक को, है ना, ये सबको मिलाते हैं तब बनता है आपका नेगेटिव है, एन नेगेटिव मैंने होता है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। और एन टाइप सेमीकंडक्टर पेंटावैलेंट होता है, पी से पेंटावैलेंट, है ना। और पी जो आपका पी टाइप होता है वो आपका ट्राइवैलेंट होता है, 3, है ना, ट्राइवैलेंट 3। तो यहाँ पे हमको निकालना क्या बोल रहा है कि हमको पी टाइप चाहिए, तो पी टाइप मैंने पॉजिटिव मैंने कि बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, है ना। तो यहाँ पे कोई है वैसा, एल्युमिनियम आ गया, तो देखो एल्युमिनियम, है ना, एल्युमिनियम देखो ऑप्शन नंबर यही हमारा है, तो ये एल्युमिनियम को ही मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, तो आपका बन जाएगा पॉजिटिव टाइप। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर।
अब हम लोग के सामने 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑन हीटिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर को हम लोग कहीं हीट करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, घटता है। क्या होता है? घटता। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम लोग देख चुके हैं कितना क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। अब हम लोग फिर नेक्स्ट 25 देखेंगे और फिर 25 देखेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 100 क्वेश्चन, और उसी में से 20 क्वेश्चन आपका हूबहू ऑप्शन के साथ आने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। अब हम लोग के सामने है क्वेश्चन नंबर 51, है ना, यानी कि हम लोग अभी 50 क्वेश्चन देख चुके हैं, अब देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51, है ना। ये स्टार्ट होने वाला है 1 से और फिर से ये जाएगा 25 तक। तो हम लोग देख लेंगे टोटल 75 क्वेश्चन, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 25, तो हमारा हो जाएगा 100 क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, आपको बस ये 100 क्वेश्चन को पूरी रट लेना है। 100 क्वेश्चन को रटने के बाद आप समझ जाइए कि फिजिक्स में आपका 20+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हो जाने वाला है। फिर एक वीडियो अपलोड करेंगे, उसको देखिएगा तो आपका समझिए कि एकदम आप फुल का फुल 25 आउट ऑफ 25 आपका फुल मार्क्स आ जाने वाला है। ठीक है, और इसके अलावा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखना चाहते हैं तो सबका प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, सब सब्जेक्ट का वहाँ पे प्ले लिस्ट आपको मिल जाने वाला है। तो हम लोग के सामने देख सकते हैं प्यारा सा पहला सा क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस। क्या बोलता है कि कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, यहाँ पे -q चार्ज है, यहाँ +q चार्ज है, इसको हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये क्या एक्सपीरियंसेस करेगा, है ना, यानी कि ये क्या अनुभव करेगा, तो एक टॉर्क अनुभव करेगा, टॉर्क, है ना। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, यानी कि यह एक बल आघूर्ण को क्या करेगा सर, अनुभव करेगा। ठीक है, बहुत आसान है। चलिए अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन, इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कहता है। कहता है 2 चार्ज स्फेयर आर सेपरेटेड, है ना, बाय आर डिस्टेंस डी। दो गो चार्ज है, दो गो चार्ज का गोला है, मान लेते हैं Q1 है, ठीक है, और एक वो ये वाला गोला आपका है आपका Q2। इसको बोला है कि सेपरेट किया गया, अलग किया गया डी डिस्टेंस से, इसके बीच का डिस्टेंस मान लो यहाँ से यहाँ तक कितना है सर, डी है। कहता है इस पर एफ फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है, ठीक है, दोनों पर। कहता है यदि इस चार्ज को डबल कर दें, है ना, कहता है कि यहाँ जो Q1 चार्ज था इसको हम लोग डबल कर दें, यानी 2Q1 कर दें, है ना, और क्या बोलता है दोनों को डबल कर दें, है ना, तो आपका Q2 भी क्या हो जाएगा यहाँ पे डबल हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। तो कहता है कि इसके बीच का डिस्टेंस बिटवीन इस डबल, यानी डिस्टेंस को भी डबल कर दे, यानी डी था उस डिस्टेंस को 2D कर दे, तो बोलता है कि इस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, यानी एफ डैश इसको मान लेते हैं। तो ये एफ डैश का वैल्यू क्या होगा, तो बहुत आसान है सर, आपको पता है कि एफ बराबर क्या होता है के Q1 Q2 बार स्क्वायर। तो Q1 यहाँ पे Q1 का वैल्यू Q1 है, Q2 का वैल्यू Q2 ही है ना, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, आर मैंने डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस यहाँ डी है तो डी का स्क्वायर, यही होता है। ये हो गया आपका इस केस में। अगला केस में देखा जाए फोर्स, तो हमको एफ डैश निकालना है, एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा के का के ही रहेगा, Q1 Q2, Q1 यहाँ पे है 2Q1 ना, तो यहाँ पे 2Q1 Q2 मैंने फिर 2Q2, है ना, अपॉन आर स्क्वायर मैंने डिस्टेंस का स्क्वायर मैंने 2D का स्क्वायर, 2D का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और D का स्क्वायर D स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये 2 दूनी 4 होगा और 4 से 4 पूरी कट जाएगा, तो फाइनली यहाँ है एफ बराबर के Q1 Q2 बाय डी स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा एफ डैश बराबर के Q1 Q2 बाय डी स्क्वायर, यानी दोनों जगह सेम आ गया, यानी कि यहाँ एफ बराबर है एफ डैश, यानी दोनों बराबर है। तो वही बोल रहा है कि जो नया फोर्स होगा वो क्या होगा, तो देखो एफ डैश बराबर भी एफ है आ गया, तो हमारा सही आंसर होगा एफ। ठीक है, क्या हो जाएगा सर, सही आंसर हमारा एफ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोग का ये सही हो जाएगा, सिंपल है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज। क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, 0 1 इन्फिनिटी या फिर नेगेटिव होगा। तो देखिए यहाँ पे समझिए क्या बोल रहा है, ये कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है, यहाँ पे -q है और ये आपका +q है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर माने ये इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना, बीचों बीच जो हम लोग खींचते लाइन, तो इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल रहे हैं ना, हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यानी भी का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, है ना। तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो 0 होता है सर, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी 0। ठीक है, तीसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन कहता है कि द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीज व्हेन, देखिए बहुत आसान है, देखिए क्या बोलता है कि जो कैपेसिटी होगा किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वो कहता है कि इंक्रीज करेगा यानी बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, तो कहता है एरिया ऑफ प्लेट डिक्रीजेज, जब हम लोग प्लेट का एरिया डिक्रीज करेंगे। तो सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है वो देख लीजिए, उसका कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C बराबर ये इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी,
इसका मतलब कैपेसिटी कब बढ़ेगा, जब एरिया को हम लोग बढ़ाएंगे, है ना। कैपेसिटी कब बढ़ेगा, जब डिस्टेंस को भी हम लोग बढ़ाएंगे, है ना। नहीं नहीं घटाएंगे, उल्टा है ना सर, उल्टा है ना। तो डिस्टेंस को जब घटाएंगे तब हमारा कैपेसिटी बढ़ेगा, और एरिया को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी बढ़ेगा, है ना। तो एरिया को बढ़ाएंगे तो एरिया ऑफ द प्लेट इज इंक्रीज, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा कि एरिया को बढ़ाएंगे तब हमारा क्या होगा, तो कैपेसिटी पैरेलल प्लेट का बढ़ेगा। हाँ, इसका हम लोग इसको कहीं घटाएंगे, डिस्टेंस को घटाएंगे, तो यहाँ पे डिस्टेंस को बोलता है इंक्रीज, तो इंक्रीज नहीं करना ना, डिक्रीज करना है ना। तो हम लोग का बी ही सही हो जाएगा, ठीक है। यानी पट्टियों का क्षेत्रफल जब बढ़ जाता है तो कैपेसिटी इंक्रीज कर जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, है ना। अगला क्वेश्चन इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है कि जो किर्चॉफ्स जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ, जो किर्चॉफ्स का जंक्शन रूल होता है, किर्चॉफ्स का जंक्शन रूल को किर्चॉफ्स का फर्स्ट रूल, किर्चॉफ्स के फर्स्ट रूल को किर्चॉफ्स का पॉइंट रूल भी हम लोग बोलते हैं, और ये चार्ज के कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है ना, आवेश के संरक्षण पर आधारित होता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, 5वां का सही हो जाएगा। यहीं पे कहता है किर्चॉफ्स का जो सेकेंड रूल होता है, जिसको किर्चॉफ्स का लूप रूल कहते हैं, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है ना। तो दोनों को याद रखना है, कहीं ये वाला ना छोड़ के अगला पूछ दे, है ना। तो बस जितना हम आपको बताते जा रहे हैं एकदम सबको पढ़ते जाना है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नजर नहीं आएगा। कहता है द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ कंडक्टर डिपेंड अपॉन, यानी कि कोई चालक है, कोई क्या है सर, चालक है, ठीक है। वही कहता है किसी चालक के पदार्थ का जो प्रतिरोधकता होगा यानी रेजिस्टिविटी होगा वो किस पर निर्भर करता है। तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो रेजिस्टिविटी होगा वो दो चीज़ पर निर्भर करता है, एक मटेरियल पर, है ना, एक मटेरियल पर, और दूसरा टेम्परेचर पर। तो यहाँ मटेरियल का बात नहीं है लेकिन टेम्परेचर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तापमान यानी टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सर, सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस, बहुत आसान है। कोई आवेश कहीं मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा। तो आपको पता है कि चार्ज जब कहीं रेस्ट में रहेगा, चार्ज विराम में रहेगा, तो ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन चार्ज कहीं मोशन कर रहा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बहुत, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग को क्या जगह सही, यानी विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्या करेगा, ये उत्पन्न करेगा। बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज डिस्कवर्ड बाय, बहुत ईजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, तो आपका ऑरस्टेड साहब ने। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये सब सारा हम क्रैश कोर्स में बता चुके हैं आप लोगों को, है ना, रिवीजन क्लास में कम बताए थे, क्रैश कोर्स में सब कुछ बताया। कहता है मैग्नेटिक नीडल इज कैप्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कहता है इट एक्सपीरियंसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक नीडल को यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कहीं हम लोग रख रहे हैं तो वो क्या अनुभव करेगा, यानी एक चुंबकीय सुई को जब असमान चुंबकीय क्षेत्र में रख रहे हैं तो वो क्या अनुभव करेगा। तो देखिए, जब मैग्नेटिक नीडल को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे ना, जब हम लोग मैग्नेटिक नीडल को कहाँ रखेंगे सर, जब मैग्नेटिक नीडल को यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि नॉन यूनिफॉर्म, जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो क्या अनुभव करेगा, तो हमेशा ध्यान देना वो फोर्स और टॉर्क दोनों अनुभव करेगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यही यहाँ पे कहीं ये वाला नॉन यूनिफॉर्म नहीं रहता, यहाँ पे खाली रहता आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो वो सिर्फ टॉर्क अनुभव करता है ना, वो क्या करता, सिर्फ टॉर्क। तो उसका सही आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ये, या टॉर्क बट नॉट अ फोर्स, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ क्या बोलना चाह रहे सो, हाँ। तो ये आसान है, बहुत ईजी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर, तो इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि ये फोर्स और टॉर्क दोनों अनुभव करेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 का सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से किसके लिए चुंबकीय जो सुग्राहिता होगा वो ऋणात्मक होगा, यानी कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैग्नेटिक कैपेबिलिटी नेगेटिव। तो हमेशा ध्यान में रखना ये डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए है ना, यानी ये जो आपका प्रति चुंबकीय जो पदार्थ होता है ना, इसके लिए नेगेटिव होता है क्या चीज़, मैग्नेटिक कैपेबिलिटी। सुनने आगे कुछ कोई दिक्कत है, बोलो सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है, अगला क्वेश्चन 11 नंबर कहता है कि लेंस लॉ इज एन अकॉर्डेंस विथ, यानी कि जो लेंस का नियम होता है निम्नलिखित में से किसके अनुसार होता है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना, जो लेंस का नियम होता है सर वो आपका होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार, यानी कि आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार, यानी कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा सर, सही हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, बोल नहीं सर। अगला क्वेश्चन, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि स्वयं प्रेरण की इकाई क्या है, ये अभी कुछ देर पहले बताएं। देखो, सेल्फ इंडक्शन हो, म्यूचुअल इंडक्शन हो, चाहे नॉर्मल इंडक्शन हो, है ना,
तीनों का यूनिट सेम होता है। बोल सर सेम होता है तो क्या होता है सर, तो तीनों का यूनिट होता है हेनरी। क्या होता है सर, हेनरी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 12 का क्या हो जाएगा सर, हम लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, आराम से देखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि वाट, क्या बोलता है, आराम से देखना है, थोड़ा सा भी सीख रहे हैं सब, है ना। क्या कहता है, वाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन डीसी सर्किट, है ना। कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि डीसी सर्किट में जो रिएक्टेंस होगा किसी भी कैपेसिटर का वो क्या होगा, यानी कि परिपथ में जो संधारित्र की प्रतिघात मतलब रिएक्टेंस, वो क्या होगा सर, 0 होगा, इन्फिनिटी होगा, 1 होगा कि नन ऑफ दिस होगा, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाने वाला है, इसका जो सही आंसर हो जाने वाला 30 नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा यहाँ पे इन्फिनिटी, है ना। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, यानी अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, अनंत हो जाएगा। कोई दिक्कत है, बोल नहीं सर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द ट्रांसफॉर्मर, है ना, ट्रांसफॉर्मर रेशियो ऑफ, है ना, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इज, यानी कि जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का परिवर्तन का जो अनुपात होता है वो क्या होता है ना। यानी कि ये जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो चेंज करता है अपने आप को, उसका अनुपात क्या होता है, तो 1 के बराबर होता है, 1 से कम होता है, 1 से ज़्यादा होता है, कि नॉन सर्टेन होता है, यानी निश्चित नहीं होता है ना। तो इसका जो 14 का सही आंसर हो जाने वाला है सर, तो 14 का आप लोगों का यहाँ पे सही आंसर हो जाने वाला है मोर देन 1, है ना, 1 से ज़्यादा होता है। क्या था सर, 1 से ज़्यादा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि यहाँ पे कि सुटेबल फॉर, यहाँ पे कहता है डिसफेंटिंग वाटर, यानी कि जल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताना है किसका उपयोग करते हैं हम लोग, इंफ्रारेड रे का, माइक्रोवेव का, अल्ट्रावायलेट रे का, या फिर येलो लाइट का। ये सब सारा क्वेश्चन हम बता चुके हैं। तो जो 15 नंबर क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या चीज़, तो अल्ट्रावायलेट रे, है ना, ऑप्शन नंबर सी। अरे पराबैंगनी किरणों का यूज हम लोग यहाँ पे वाटर को शुद्ध करने में, है ना, जल को साफ करने में हम लोग करते हैं। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रे। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स हैज मिनिमम वेवलेंथ। सबसे इजी हम सिखाएं, निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा। तो हम आपको इसका ट्रिक भी सिखाएं कि नाम याद रखने का सबसे अच्छा ट्रिक क्या है, तो गर्लफ्रेंड, एक्स, उसकी, भी, आई, मगर, रुकी नहीं, है ना, ये है ना। यह है पहला नंबर में, यह है दूसरा नंबर में, ये तीसरा नंबर में, चौथा नंबर में, 5वां नंबर में, 6ठा नंबर में, बोल 7वां नंबर में। गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, है ना। तो यहाँ पे बोलता है सबसे मिनिमम वेवलेंथ, तो जो सबसे कम छोटा होगा, जैसे मान लो ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है ना, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये 6 मीटर है, 7 मीटर है। तो यहाँ सबसे मिनिमम वेव लेंथ यानी सबसे छोटा लेंथ किसका है, हम समझाने का एक ट्रिक है मेरा। तो पहला वाला का सबसे छोटा लेंथ यही है ना, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा सर, गामा रे। तो गामा रे कहाँ, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे, तो डी सही हो जाएगा। सबसे छोटा वेवलेंथ इसी का है, गामा रे का। ठीक है, तो ये नियम होता है, यानी कि ऐसा नहीं समझना कि सर ये गामा रे 1 मीटर होता है क्या, नहीं, ये मेरा ट्रिक है समझाने का, है ना, कि समझना कि 1 नंबर पे है तो उसका लेंथ कम होगा, मैंने वेवलेंथ कम होगा। समझ में आ रहा है कुछ, ये ट्रिक है। ठीक, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, तो ये चीज़ को समझना। यही कहता है सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है सर, तो रेडियो वेव का, उससे कम माइक्रोवेव का, उससे कम इंफ्रारेड का, उससे कम तो आपका क्या है यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रे के बाद आपका विजिबल रे, है ना। तो इस तरह से चीज़ें हैं सर, बहुत आसान है, बस आप अपने भाई के साथ जुड़े रहिए, आपको स्टार बना देगा, है ना। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है इमेज फाउंड बाय द सिंपल माइक्रोस्कोप। बहुत इजी और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक साधारण सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप आखिर कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो इसको हमेशा ध्यान में रखना कि वो हमेशा काल्पनिक और सीधा बनाता है, वो इमेजनरी और इरेक्ट बनाता है, कभी भी वो रियल इमेज नहीं बनाता। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर, तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा सर, आपका ऑप्शन नंबर ए। याद रहेगा ना, कोई दिक्कत है क्या, बोले सर नहीं सर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, 18 नंबर क्वेश्चन, इसको याद रख लेना है। कहता है जो फोकल लेंथ होगा किसका, ऑब्जेक्टिव लेंस का और आई पीस लेंस का, किसमें, तो टेलीस्कोप में। वो कह रहा है कि फोकस जो है वो एफ है किसका, तो ऑब्जेक्टिव लेंस का एफ है, और आई पीस लेंस का स्मॉल एफ है। ठीक है, ये दिया है। तो कहता है इसका मैग्नीफाइंग पावर जो होगा टेलीस्कोप का वो क्या होगा, इसका मैग्नीफाइंग पावर पूछ रहा है, यानी कि समझो एक तरह से पी पूछ रहा है। तो मैग्नीफाइंग पावर पूरा टेलीस्कोप का क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 18 का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा सर, एफ बाय एफ। देखो ध्यान देना, यानी किसी दूरदर्शी के जो अभिदृश्य तथा नेत्रिका के फोकस दूरियां क्रमशः एफ और एफ है ना, बड़ा एफ और छोटा एफ है। तो दूरदर्शी का जो
आवर्धन क्षमता होगा सर, वो हमेशा ध्यान में रखना, वो हमेशा ध्यान में रखना कि फोकस लेंथ किसका, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस का डिवाइडेड बाय आई पीस लेंस, ठीक है। फोकस लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस का डिवाइडेड बाय आई पीस लेंस, यानी कैपिटल एफ डिवाइडेड बाय हो जाएगा स्मॉल एफ, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय आई पीस लेंस का फोकल लेंथ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 18 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है सर? बोल कोई दिक्कत नहीं है सर। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, आराम से देखना है, कहता है कि दी साइज ऑफ दी, यहाँ पे ऑब्स्टेकल फॉर दी, यहाँ पे क्या बोलता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कहने का मतलब कि प्रकाश के विवर्तन के लिए जो अवरोधक का आकार होता है सर, वो क्या होता है, तो कहता है टू मच लार्जर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट, टू मच स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट, और टू बी द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, और एनीथिंग कैन हैपन, यानी कि कुछ भी हो सकता है। तो 19 का सही आंसर आप लोगों का हो जाने वाला सर, आराम से देखना। 19 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, ठीक है। यानी कि बी दी ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, है ना, यानी कि लाइट की वेवलेंथ का ऑर्डर के अनुसार से होगा साइज, है ना, आकार होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए क्या बोलता है कि प्रकाश के विवर्तन के लिए जो अवरोध का आकार होगा वो किसके अनुसार से होगा, तो प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए, इस तरह से होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है? बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये 19 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि द फेनोमेनन बाय विच द नेचर ऑफ लाइट वेव्स इज ट्रांसवर्स। बहुत आसान है, देखिए क्या बोलता है कि किस फेनोमेना के आधार पर या फिर किस फेनोमेना के द्वारा जो लाइट होता है, प्रकाश किरणें होता है, वो एक ट्रांसवर्स वेव है, यानी वह परिघटना जिसमें प्रकाश तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। तो किस में होता है, किस में ट्रांसवर्स होता है, इंटरफेरेंस में, डिफ्रैक्शन में, कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट में, कि आपका रिफ्रैक्शन में। तो 20 का यहाँ पे सही आंसर हो जाने वाला सर आपका, 20 का यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाने वाला आपका यहाँ पे 20 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पोलराइजेशन। किस में सर? पोलराइजेशन, यानी कि ध्रुवन में, ठीक है, याद रहेगा ना। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्या बोलता है, कहता है, आराम से देखना है, द डायमेंशन ऑफ द प्लांक्स कॉन्स्टेंट। बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन, ये जैक 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है ना, फिजिक्स में जैक 2015 के फाइनल एग्जाम में पूछा गया था। प्लांक्स कांस्टेंट का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, तो बस अंतर है यहाँ पे आपको लिखा है फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू डिस्टेंस, इस तरह से, और वहाँ पे नॉर्मल डायमेंशन फार्मूला पूछा गया था, है ना, थोड़ा सा चेंज है, बाकी दोनों बात सेम है। तो 21 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू टाइम, फोर्स इंटू, यानी कि बल इंटू दूरी इंटू समय, है ना। तो आपका 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा सर, आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 22 का क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, कहता है कि आपका न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, सिंपल है यार, कि न्यूक्लियस में क्या रहता है ना, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं सर, आप पढ़े हैं, ये एटम है, उसका ये नाभिक है, इसमें क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यही ना होता है सर। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कहाँ है आपका, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ दिख रहा होगा, देखिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सर, तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है, आराम से देखना है, क्या कहता है, कहता है कि इफ अ रेडियो एक्टिव एटम इमिट्स गामा रेडिएशन, कहता है इट एटॉमिक नंबर, है ना, कहने का मतलब यदि कोई रेडियोधर्मी परमाणु गामा विकिरण उत्सर्जित करता है तो उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा, इंक्रीज करेगा 1 यूनिट, डिक्रीज करेगा 1 यूनिट की, डिक्रीज करेगा 2 यूनिट की, रिमेन्स अनचेंज, कि कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमेशा ध्यान देना कि कोनो भी वो रे को इमिट करे अल्फा बीटा गामा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, उसके एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। परमाणु संख्या कैसे बदलेगा सर, है ना, मान लो यहाँ पे थोरियम है, ठीक है, अब थोरियम अल्फा बीटा गामा रे कुछ भी कहीं यहाँ पे अल्फा बीटा गामा कुछ भी यहाँ पे कहीं ये करेगा, इमिट करेगा, तो हाँ इसका आकार छोटा होगा, इसका मान लो साइज इतना बड़ा था तो घट के ही इतनी से हो जाएगा, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या कैसे चेंज कर सकता है, वो चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो 23 का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा सर, तो 23 का सही आंसर हो जाएगा रिमेन्स अनचेंज्ड, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहता है इन पी टाइप सेमीकंडक्टर व्हाट काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज फाउंड। पी टाइप सेमीकंडक्टर में, यानी पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर में किस तरह का इम्प्योरिटीज होता है, ट्राईवैलेंट होता है कि पेंटावैलेंट होता है। तो पी टाइप यानी पॉजिटिव टाइप है, यानी कि आपका बैंगन, आलू, गाजर इन थैला वाला है, ठीक है, इस तरह से। तो एल्युमिनियम आ गया, एल्युमिनियम में होता है 3, तो ट्राईवैलेंट होता है, इस तरह से याद रखना है।
तो विथ वैलेंसी ऑफ 3, यानी कि संयोजकता 3 का होना चाहिए, तब वो पी टाइप बनाएगा। समझ में आ रहा है? कुछ बहुत आसान है। एन टाइप का रहता तो नाना पार्टिकल, तो इसके पास 5 रहता, तो ये पेंटावैलेंट होता है ना इस तरह से। तो ये हो जाएगा ट्राइवैलेंट, यानी संयोजकता 3 होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे 24 का क्या हो जाएगा सर? सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग के सामने 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दी डिफ्लेक्शन लेयर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड कंसिस्ट ऑफ, यानी कि जो पीएन संधि का डायोड का जो हासी परत में होता है क्या होता है सर, है ना? पीएन जंक्शन डायोड का जो यहाँ पे डिफ्लेक्शन लेयर होता है वो क्या होता है? तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें, हॉल्स होते हैं सिर्फ, या फिर बहुत इलेक्ट्रॉन और हॉल्स दोनों होता है, या फिर नाइदर इलेक्ट्रॉन्स और नॉर हॉल्स की कुछ भी नहीं होता है ना। तो 25 का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर 25 का हो जाने वाला है कि डिफ्लेक्शन लेयर जो होता है उसमें यहाँ पे ना ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ना ही हॉल्स होते हैं ना। क्या सही आंसर है? ना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और ना ही इसमें रिक्तियाँ होते हैं ना। द डिफ्लेक्शन लेयर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड कंसिस्ट ऑफ, तो हमेशा याद रखना ही इसका सही आंसर हो जाएगा बहुत, है ना। उसमें इलेक्ट्रॉन और हॉल्स दोनों होते हैं, है ना। आप लोग देखे होंगे कि ये पी एन संधि कैसे बनता है। पी एन संधि ऐसे बनता है, यहाँ पी टाइप है, ये एन टाइप है। ठीक है, इसमें हॉल्स है बहुत सारा और इसमें है आपका इलेक्ट्रॉन्स। क्या है सर? आप में इसमें है आपका इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर आया और कुछ हॉल्स इधर आया, तो ऐसे बन जाता है। तो ये वाला लेयर कहलाता है डिफ्लेक्शन लेयर, है ना, कहलाता है। तो ये वाला जब डिफ्लेक्शन लेयर कहलाता है सर, तो हमेशा ध्यान में रखना कि डिफ्लेक्शन लेयर में हॉल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों होते हैं ना। तो इसका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा? 25 का सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी इस आंसर को एक बार देख लीजिएगा। ठीक, हम लोग देख चुके हैं 75 क्वेश्चन। अब हम लोग बचा है मात्र 25, ज़्यादा नहीं, अब 10 मिनट मैक्सिमम लगेगा और हो जाएगा आपका पूरा 100 क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए, अब हम लोग के सामने आ चुका है लास्ट 25 क्वेश्चन, जिसके बाद हम लोग कंप्लीट कर देंगे पूरे 100 क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपका जो हम बताएंगे ये आपका मॉडल सेट 2026 में सारा क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो पूरी इसको रट लेना है। पहला क्वेश्चन कहता है कि द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज प्लेस्ड इन वैक्यूम वेरीजस, है ना। कहता है 2 पॉइंट चार्ज है आपका, मान लो तो Q1 और Q2 है, इसको निर्वात में रखा गया है, तो ये कैसे बदलेगा? यानी कि निर्वात में रखे गए दो बिंदु आवेशों के बीच बल किस प्रकार से लगेगा? तो आपको पता है कि कोई भी चार्ज है तो इसके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कूलम्बिक फोर्स लगता है, और उसका फॉर्मूला है F बराबर K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो ये कैसे बदल रहा है? 1/r² के फॉर्म में। ठीक है, कहीं सिर्फ r के फॉर्म में देखा जाए तो यहाँ हो जाएगा F बराबर 1/r²। तो पहला का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सर आपका 1/r², यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। कितना आसान है, कुछ है इसमें से कुछ नहीं है ना। आप लोग देख रहे हैं कि अब मतलब न्यूमेरिकल पूछा ही नहीं है अब, है ना। तो इस बार के भी एग्जाम में न्यूमेरिकल आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। 25 में से 1 से 2 न्यूमेरिकल ही आएगा, बाकी 23 एकदम ईजी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और जो हम बता के जाएंगे वही आएगा। कहता है दूसरा क्वेश्चन कि दी एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, है ना, विद्युत फ्लक्स का एस आई मात्रक क्या होता है? हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सेंसर रहेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसको याद रखना, एकदम रट लो। ठीक है, सारा रट लेना। तीसरा नंबर क्वेश्चन आराम से देखना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए सर, कहता है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज। देखो, इस क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं कि एक विद्युत द्विध्रुव के लंबसम विभाजक पर विद्युत विभव का जो होगा वो मान क्या होगा सर? 0 होगा। अभी बताया ना। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे तीसरा का हम लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये वाला भी शायद बता चुके हैं, नहीं बताएं तो सुन लीजिए। कहता है आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड, ठीक है ना। कहता है एंड देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम दी बैटरी, ये भी हम आपको करा चुके हैं अपने कोर्स में। कहता है इफ प्लेट आर, कहता है पुल्ड अपार्ट, कहता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज, कहता है कि एक प्लेट है, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको पहले हम लोग चार्ज करते हैं, है ना। करेंट इसको हम लोग देखो, मान लो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको हम लोग बैटरी से जोड़ते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं सर? बैटरी से जोड़ते हैं और इसको हम लोग करते हैं चार्ज। इसको बैटरी से जोड़ के हम लोग क्या कर देते हैं सर? पहले इसको चार्ज करते हैं, ठीक है, इसको चार्ज करते करंट फ्लो होने लगता है, तो फिर इसको हम लोग डिस्कनेक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? डिस्कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से, ठीक है। आगे कहता है, देख सकते आराम से सुनिए, हिंदी वाला पढ़िए, ज़्यादा समझ में आएगा। कहता है एक समानांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित करके बैटरी से फिर अलग कर दिया जाता है। कहता है यदि प्लेटों को आपस में दूर खींचा जाए, है ना, दूर खींचा जाए, प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा? यानी कुल मिला के समझिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको इधर खींचेंगे और इसको इधर खींचेंगे, तो कहता है कि इसका जो विभवांतर होगा, इसका जो पोटेंशियल होगा सर, वो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा कि क्या होगा सर? तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, पोटेंशियल इसका इंक्रीज करेगा। क्या करेगा सर? बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? 4 का सही हो जाएगा, एकदम इसको रट लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 5th नंबर क्वेश्चन हम लोग के सामने, आराम से देखना है, ठीक है। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर? 5th नंबर देखो, ये सब तो करा ही चुके हैं, बताइए, तो क्वेश्चन में देखते मतलब आंसर आ गया होगा, है कि नहीं?
क्या क्वेश्चन कहता है, आराम से देखना, ठीक है। क्वेश्चन कहता है ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन, यानी कि ओम्स का नियम कब मान्य होता है, जब टेम्परेचर रहता है कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। देखो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी तापमान जब स्थिर हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए बताइए जल्दी, ये वाला भी बता चुके हैं। कहता है द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, यानी किसी चालक का प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है, तो आपको हम बताएं ये मटेरियल पर निर्भर करता है और टेम्परेचर पर निर्भर करता है, दो चीज़ पर निर्भर करता है। रेजिस्टिविटी तो डिपेंड ऑन लेंथ नहीं होगा, डिपेंड ऑन करंट नहीं होगा, डिपेंड ऑन शेप नहीं होगा, हाँ डिपेंड ऑन मटेरियल। आपको पता है इससे पहले हम बताए थे वहाँ पे टेम्परेचर था ऑप्शन सी में, और यहाँ पे टेम्परेचर हटा के खाली क्या दे दिया, मटेरियल। तो आपको हम जितना कॉन्सेप्ट बताए ना सर, कहीं आप उसको अच्छे से सुनते हैं ना, तो एक को क्वेश्चन में बाहर नहीं आएगा, यानी पदार्थ पर निर्भर करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी एकदम रट लेना है। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखो बताओ कितना इजी क्वेश्चन है। कहता है कि गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल अधिकतम कब होगा, जब वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री। ये वाला भी बता चुके हैं स्टार्टिंग में। तो 7वां का सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी है कि नहीं। अगला द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा यूनिट क्या होता है सर, इससे इजी कुछ हो सकता है सर, इससे इजी तो धरती में कुछ नहीं हो सकता। टेस्ला, एक बार बताओ, इससे पहले बताए थे वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो दोनों होता है, ठीक है। कितना आसान है, अभी नहीं कि तुमको खाली वेबर नजर आए और टिक मार दो ना, वेबर नहीं होता है, वेबर पर मीटर होता है ना, हाँ टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये दो चीज़ होता है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन। अब मैग्नेटिक नीडल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कहता है इट एक्सपीरियंसेस, बताओ ये भी बता चुके हैं कि एक चुंबकीय सुई को हम लोग समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो सिर्फ टॉर्क अनुभव करेगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे 9 का सही होगा। कहीं यहाँ पे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म, तो वो फोर्स और टॉर्क दोनों अनुभव करेगा। ये वाला आज एकदम अच्छा से पढ़ना, हम दोनों क्वेश्चन कराए हैं, है ना। आपका जो भाई बता दिया सर, उससे बाहर एको क्वेश्चन वो नहीं आएगा, बस एक बार पढ़ तो देखिए। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू, यानी कि जो अर्थ में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किसके कारण होता है, ये पृथ्वी में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो किसके कारण उत्पन्न होता है सर। तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि मोशन ऑफ चार्ज इनसाइड द अर्थ, यानी पृथ्वी के भीतर में चार्ज आवेश की गति के कारण क्या होता है, तो पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो विकसित हो जाता है सर। देखिए ये भी बताइए, ये भी बता चुके हैं। लेंज लॉ इज अ कॉन्जुकेंस ऑफ, यानी कि जो लेंज का नियम होता है वो किसका परिणाम है, तो बताइए जो लेंज का नियम होता है सर वो किसका परिणाम होता है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि जो लेंज का आपका नियम होता है वो किसका परिणाम होता है, तो वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का परिणाम होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोगों का सही हो जाएगा, है ना, यानी ऊर्जा संरक्षण का ही परिणाम होता है। ये तो बता चुके हैं ना। हाँ देखो अगला, ये आपका कितना था, 11 था, है ना। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 12, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, क्वेश्चन नंबर 12 है और ये आपका 13 ही है। कहता है ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, बताइए कितना इजी क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है सर। तो आपको ये वाला पता नहीं है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है, इसी को आप म्यूचुअल इंडक्शन भी बोल सकते हैं ना, लेकिन मानना कि तो किसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। तो 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा सर, वो 12 नंबर है ना। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ मिस्टेक था थोड़ा, 13 लिख दिया है। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है, कहता है इन एसी सर्किट विथ प्योर रेजिस्टर, है ना, द वोल्टेज एंड करेंट आर, क्या बोलता है, एसी सर्किट प्योर रेजिस्टर के लिए, है ना, के साथ कहता है वोल्टेज और करंट क्या होगा, तो आउट ऑफ फेस, फेस से बाहर होगा, फेस के अंदर होगा, 90 आउट ऑफ फेस और 180 आउट ऑफ फेस। यानी कहता है कि एक एसी परिपथ में केवल एक शुद्ध प्रतिरोधक हो तो उसमें वोल्टेज और धारा का आपस में क्या संबंध होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कहता है कि इन फेस में ही होगा, किसमें होगा सर, इन फेस में होगा, यानी वो समान फेज में होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक आदर्श प्रेरक में उपभोग की गई औसत शक्ति कितनी होती है, यानी द एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय आइडियल इंडक्टर इज, एक आइडियल इंडक्टर जो होता है एवरेज पावर कितना यूज करता है, मैक्सिमम, जीरो, इन्फिनाइट या फिर मिनिमम। तो 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा सर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0। कहीं आपका आइडियल इंडक्टर है तो वो कितना पावर कंज्यूम्स करता है, तो 0 पावर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हम प्रॉपर्टी आप लोगों को लिखा है ना, यानी कि इनमें से कौन सा चुंबकीय तरंगों की विशेषता नहीं है। तो कहता है कि दे आर लॉन्गिट्यूडनल वेव, पहला क्या कहता है 15 नंबर का, दे आर लॉन्गिट्यूडनल वेव, और यही हो गया आपका क्या चीज, गलत, कि आपका जो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है सर। हाँ, दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, हाँ ये सही है। दे आर ट्रांसवर्स वेव, हाँ ये भी सही है। स्पीड इतना होता है, ये भी सही है, 3 × 10⁻⁸ तो ये एक ट्रांसवर्स वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ये एक अनुदैर्ध्य तरंग है, यही गलत है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा सर? तो आपका ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? 15 का सही हो जाएगा। अगर वो कहीं गलती बताएंगे ना तो बता देना हमको, ठीक है? वैसे गलती होना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं हो जाए मिस्टेक से, होता है। कहता है दी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो स्रोत है वो क्या है? तो स्टेशनरी चार्ज, एक्सेलरेटेड चार्ज, है ना, या फिर यूनिफॉर्म मूविंग चार्ज, या फिर बताओ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बता सकते हैं, ये तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि एक्सेलरेटेड चार्ज, आपको हम अभी बताए थे ना, एक क्वेश्चन बताए थे, उसमें से हम 3 चीज़ समझाए थे कि कहीं चार्ज रेस्ट में है, किसमें सर? रेस्ट में, तो वो खाली इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। कहीं आपका जो चार्ज है, चार्ज मतलब क्यू भी ले सकते हैं, क्यू कहीं आपका मोशन में है, किसमें सर? मोशन में है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों देगा। और कहीं ये चार्ज आपका एक्सेलरेट कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तीनों चीज़ देता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रहा है तो चार्ज कैसा क्या होगा? एक्सेलरेट करेगा, है ना। तो हम सारा कॉन्सेप्ट आपको बता दिए, कॉन्सेप्ट के साथ आपको सारा क्वेश्चन करा दे रहे हैं, इससे एक को बाहर नहीं आएगा। आप जाइएगा ना तो एग्जाम में लगेगा ओ तेरी ये तो सब पढ़ के आए, अरे बाबा। चलिए, इसलिए हम बोलते हैं कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं इस चीज़ को, क्या बोलते हैं उसको, गैस पेपर को, ऑल सब्जेक्ट का है उसमें, और वो भी सिर्फ 99 में मिल रहा है। तो टारगेट टॉपर 95 को ऐप को डाउनलोड करना है, मॉडल पेपर के सेक्शन में जाना है, 99 रुपीज़ कटाना है एकदम, फ़ोन पे गूगल पे किसी से भी, और दबा के एकदम मेहनत करना है, और फुल का फुल नंबर 80% तो कन्फर्म आएगा, है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए पहले। किसी माध्यम के लिए क्रांति कौन वह आपतन कौन है जिसके लिए अपवर्तन कौन होगा? बताइए। ये वाला भी क्वेश्चन अभी करा चुके हैं हम, लेकिन थोड़ा पूछा था अलग ढंग से, यहाँ घुमा के पूछा है। द क्रिटिकल एंगल फॉर द मीडियम इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो कितना होगा ताकि वो क्रांतिक कौन हो? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। नहीं बताए थे? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, तो उसी चीज़ को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। आपको बताए थे कुछ देर पहले, पूरा वीडियो जो अच्छा से देखे होंगे उसको पता होगा, है कि नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 90 डिग्री। वहाँ पे क्वेश्चन खाली घुमाया है, बाकी दोनों बात सेम है ना। चलिए अगला क्या बोलता है 18 नंबर क्वेश्चन, कहता कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स है ना, कहता कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। देखिए बहुत इजी और आसान क्वेश्चन है। कहता ये पीवाईक्यू में भी पूछा गया है, लेकिन थोड़ा सा अलग ढंग से पूछा था, और सेम क्वेश्चन। कहता उत्तल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है जब वस्तु कहाँ रखी हो, है ना। देखिए समझिए, उत्तल लेंस कैसे होता है सर? उत्तल लेंस ऐसे होता है ना, यही ना होता है उत्तल लेंस। ओ उत्तल लेंस है, अरे बाबा हम भी तो बुर्बक है रे। उत्तल लेंस ये होता है, ठीक है। कहता है कि उत्तल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब कब बनाता है, ठीक है। उत्तल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब कब बनाता है सर, है ना, ये पूछ रहा है। तो आपको पता है कि उत्तल लेंस जो होता है वो हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल लेंस हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है सर? वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन हम लोग जब क्या करते हैं कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देते हैं, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रख देते हैं कहाँ पे, तो ऑप्टिकल सेंटर और ऐप के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तब ये कैसा बना लेता है? आभासी बना देता है ना, यानी कि ये वर्चुअल इमेज बना देता है, रियल इमेज नहीं बना पाता है। तो जब हम लोग ऐप और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तब, तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फोकस और ऑप्टिकल केंद्र के बीच में रखते हैं तो, ठीक है। अगला देखिए बहुत इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहता है अंश डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिंग विथ हिस, यानी कि अंश के द्विछिद्र प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई किस चीज़ पर निर्भर करती है सर? किस चीज़ पर निर्भर करती है बताइए जल्दी। तो डायरेक्ट आंसर बता दे क्या? हाँ, तो ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्रीन डिस्टेंस, है ना, यानी जितना ज़्यादा स्क्रीन हम लोग दूर में रखेंगे उतना ज़्यादा फ्रिंज चौड़ा बनेगा, है ना, बस। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा सही, पर्दे की दूरी के समानुपाती होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, कहता है पोलराइजेशन प्रूव डाइट लाइट इज, यानी जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट होता है वो क्या प्रूव करता है कि लाइट क्या है? एक स्केलर वेव है। आराम से देखना है क्या प्रूव करता है सर, कि लाइट एक स्केलर वेव है, एक ट्रांसवर्स वेव है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, कि एक मैकेनिकल वेव है। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट बताता है कि लाइट जो है वो एक आपका ट्रांसवर्स वेव है। क्या वेव है सर? ट्रांसवर्स वेव। यह एक अनुप्रस्थ तरंग है। कितना आसान है सर, कुछ है इसमें से? बोल कुछ नहीं है सर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव्स डाइट, यानी कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, जब प्रकाश का विद्युत प्रभाव
किसको सिद्ध करता है? वेव नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, मैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट कि मैकेनिकल नेचर ऑफ लाइट को। तो कितना आसान है सर, कुछ है इसमें से? बोले सर कुछ नहीं है सर। ये किसके चीज़ के बारे में बताता है सर? तो ये बताता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में। आपको पता होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसके बारे में बताता है? पार्टिकल नेचर के लाइट ऑफ के बारे में, प्रकाश के कण स्वरूप के बारे में। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन कहता है द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव होता है उसमें जो अवरोधक विभव किस चीज़ पर निर्भर करता है? और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? तो वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर, यानी आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा सर? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ड्यू टू, यानी हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस बल के कारण घूमता है सर? तो इससे इजी कुछ क्वेश्चन है। बोल सर कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है। बोल सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे लगता है? आपको पता है ये एटम है, इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहता है, यहाँ पे आपका प्लस चार्ज रहता है और इलेक्ट्रॉन आपका माइनस चार्ज रहता है। दो चार्ज के बीच में हमेशा, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज के बीच में हमेशा क्या लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है सर, और इसी के कारण इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूम रहता है। कितना आसान है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि विद्युत स्थैतिक बल के कारण। बस दो क्वेश्चन बचा है सर, 24 नंबर और देन आपका ये है रहा 25 नंबर। ठीक है, बहुत आसान है। 24 नंबर क्वेश्चन बोलता है दी मास डिफेक्ट इन न्यूक्लियस लीड्स टू, नाभिक में द्रव्यमान दोष किसको जन्म देता है सर? तो वो किस चीज़ को जन्म देता है, यानी कि जो मास डिफेक्ट होता है वो किस चीज़ को जन्म देता है सर? तो वो देता है आपका न्यूक्लियर एनर्जी को जन्म, नाभिकीय ऊर्जा को जन्म, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सर? 24 का सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, फिर हम लोग का यहाँ पे 100 कंप्लीट होगा। तो जल्दी से सबको, अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और दबा के इस पर जल्दी से, ज़्यादा नहीं 10,000 क्या कर दीजिए कंप्लीट व्यूज़, है ना, क्योंकि अब तुम 1000 में मेरा काम चलेगा नहीं। इस पर जल्दी से 10,000 व्यूज़ कंप्लीट कीजिए, फिर हमारा नेक्स्ट वीडियो तुरंत अपलोड होगा। एकदम दो बार वीडियो को देखिए, दबा के शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। कहता है जेनर डायोड इज यूज्ड फॉर, जेनर डायोड का उपयोग किस लिए किया जाता है सर? जल्दी बताओ, जेनर डायोड का यूज किस लिए किया जाता है? तो वोल्टेज रेगुलेशन में, यानी वोल्टेज नियमन में यूज किया जाता है। तो जल्दी से हो गया आपका टोटल 100 क्वेश्चन। सभी कोई जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए, यहाँ तक रुक गए हैं तो सबके साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, बस आपको 100 क्वेश्चन का एक और वीडियो देंगे, 100 ऑब्जेक्टिव का, 200 पढ़िए सर, और 25 का 25 लाइए, 25 का 25। वैसे से 25 में से आपको जो हम अभी बताए ना 100 क्वेश्चन, आपका 25 ऑब्जेक्टिव आएगा ना, तो 15 से 20 ऑब्जेक्टिव आपका इसी में से आ जाएगा। लेकिन आपको लाना है 25 का 25 ना सर, तो 25 का 25 लाना है, तो 100 को और रट लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, है ना। चलिए, तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियोज़ में बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तो टेंशन नहीं लेना, जब तक आपका भाई आपके साथ है।